अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट एकेडमी की तरफ से आप लोगों को मैथ्स का पूरा कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म करवाऊंगा। तो और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स जो ईजीसी ने दिया है मैथ्स का ये ख़त्म हो जाएगा। ईजीसी के सिलेबस में मैथ्स का सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग दिया गया है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स कोई भी रियल नंबर्स अगर हम अरेंज फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले, रियल नंबर्स हो और अरेंज फॉर्म में हो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर ले तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये ए सीट है, ए बी, ये इसकी एलिमेंट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, मैट्रिक्स की एलिमेंट्स। ए बी सी डी ये मैट्रिक्स की एलिमेंट्स है। ये आप देख सकते हैं, ये ए बी सी और डी ये फर्ज करो रियल नंबर्स हैं और हमने इसको अरेंज लिखा है, इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया है, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अच्छा, फिर मैट्रिक्स की दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट है रो और दूसरा है कॉलम। रो क्या है और कॉलम क्या है? रो उसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लिखते हैं डिजिट्स, जैसे कि ये रो है। और कॉलम किसको बोलेंगे, कॉलम जो वर्टिकल फॉर्म है, ये ए सी और बी डी, ये रो है और ये वर्टिकल कॉलम। उसके बाद हम आते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि बस करो ये एक 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। खास कर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम रोज को गिनेंगे, ये कितनी रोज हो, 1 और 2, ये 2 रोज हो गए। तो 2 और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, तो क्रॉस 2, ये इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, जब इसी में फर्ज करो अगर दूसरा ये फर्ज कर दूसरा ये है 1 2 3 4 5 6, फर्ज करो ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ऑर्डर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम रोज को गिनेंगे 1 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर क्रॉस और कॉलम्स कितने होंगे 1 2 3 3 3 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर हो गया। इसी में ये मैट्रिक्स गिवन होते हैं और फिर कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और ऑप्शन में दिया होता है 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3। तो अक्सर स्टूडेंट ये वाला सही कर देते हैं, 2 3 क्रॉस 2, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें 3 पहले लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने पहले नहीं लिखने, बल्कि नंबर ऑफ रोज पहले लिखने है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला गलत। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम अभी करेंगे, देख लिया आप। सबसे पहला जो आता है वो है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस हम किसको बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन होगा ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस की सेम होंगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, नंबर ऑफ रोज
इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये दो कंडीशंस है इसकी। अच्छा, फर्ज करो हमने एग्जांपल लिखना हो, ये एक मैट्रिक्स है 3 4 5 7, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हमने इक्वल मैट्रिक्स लिखना है, तो इक्वल मैट्रिक्स हम किस तरह लिखेंगे? ये 3 है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा इस 3 का, जो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट होगा वही इसका 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 2, 1 + 2 3 आता है ना, तो ये दोनों सेम हो गई। अब 4 को हम 6 - 2 भी लिख सकते हैं, 5 को चलो वैसे ही लिख लेते हैं, और 5 + 2 7। ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज देख ले 2, इसमें भी 2 रोज है, इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 कॉलम्स है, और एलिमेंट्स भी आप देख ले, ये 3, इससे भी 3 बनता है, ये 4। ज़रूरी नहीं है कि बस 3 अगर इधर लिखा है तो 3 इधर भी लिखा होगा, 4 इधर लिखा है तो 4 इधर भी लिखा होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 - 2 तो ये 4 आता है। ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा, ये देख ले, दूसरा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही वो है कि 1 रो एंड मोर देन 1 कॉलम, जिसमें एक रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल? ये रो हमने एक ही बनाना, 1 2 3, ये एक रो हो गया और 3 कॉलम हो गए, तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। अब तीसरा हमारे पास कौन सा? तीसरा हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये सेम वही चीज़ है रो मैट्रिक्स की तरह, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा? 1 कॉलम एंड मोर देन 1 रो, जिसमें रो एक से ज़्यादा हो और कॉलम एक हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल 1 2 3, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक कॉलम है लेकिन 3 रोज है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगला देख ले, ये जो हमने 3 कर लिए, अब चौथे पर आ जाए। चौथा चौथा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन होगा? कि नंबर ऑफ रोज ये इक्वल नहीं होगा किसकी? नंबर ऑफ कॉलम्स की। जिसमें इक्वल हो गई वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। आप खुद देख लें। फॉर एग्जांपल इसका क्या हो सकते हैं? ये देख ले, 1 2 3 4 5 6, ये एक हो गया। और इसका अगर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दूसरा देख लिया, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें रोज देख ले, 1 हो गया, दूसरा रो हो गया, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो 2 रोज है और 3 में कॉलम्स है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा आप कुछ भी लिख ले, ए बी सी डी ई एफ, ये रेक्टेंगुलर हो गया क्योंकि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब उस अगले पर आते हैं। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट ऑफ रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स। अपोजिट कैसे है? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे होंगे। जैसे कि फर्ज करो ये है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 2। 2 बाई 2 हो गया ना, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये बिल्कुल एक जैसे रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम आते हैं नल मैट्रिक्स पर। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है। नल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है? इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स अगर वो होंगे जीरो, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। इसका एग्जांपल की ज़रूरत भी नहीं है कि बस जीरो जीरो हो तो ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये देख ले, ये डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को आता भी नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में फर्ज करो हमने डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करने हो, कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स का फार्मूला है टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट कौन सा है? ये 1, और दूसरा कौन सा है? 4, राइट बॉटम। ये डायगोनल एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी ज़ीरो, बाकी तमाम ज़ीरो हो तो वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका क्या होगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये डायगोनल देख ले, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है, ये ज़ीरो नहीं है। अगर ये ज़ीरो होते तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि इसकी यही कंडीशन है कि बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो। इसके बाद देख ले 8वां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये शायद सबको पता भी हो, ये नाम से ही जाहिर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एक और नाम भी बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये और डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन ये क्या कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हो डायगोनल मैट्रिक्स की, वो डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 के बराबर हो, डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 के बराबर हो तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यही ले लेते, यही मैट्रिक्स ले लेते, लेकिन 1 हो बस, बाकी सेम हो, बस डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगला है 9th, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स यही डायगोनल मैट्रिक्स अगर हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल 2 0 0 2, ये आप देख लें, 2 और 2 ये एक जैसे है ना। फर्ज करो अगर 5 और 5 होता, मतलब इसकी जगह कुछ भी लिख लो लेकिन एक जैसे हो, ऐसा ना हो कि इधर 2 हो और इधर 3 हो। अगर ये एक जैसे हो डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये इसके टाइप्स ख़त्म हो गई। अब हम अगला चीज़ पढ़ेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज
ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज फर्ज करो ये एक 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है। फर्ज करो ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांसपोज ए टी। और ट्रांसपोज हम क्या करेंगे ट्रांसपोज में कि जो रोज़ होंगे वो उनको हम कॉलम बना देंगे और जो कॉलम होंगे उनको रोज़ बना देंगे। अब इसमें रो कौन सा है? 1 2 3 ये रो है ना, अब इसको हम कॉलम बना देंगे। किस तरह? 1 2 3 ये कॉलम हो गया। 4 5 6 रो है ना, इसको हम कॉलम बना देंगे 4 5 6। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की एक और एग्जांपल भी आप खुद लिख लीजिए, आप लोग का होमवर्क हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होगा? मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ, इसका ट्रांसपोज आपने खुद लिखना है। इसका ट्रांसपोज आपने खुद लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होगा? अगर एक मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज अगर ले ले और वही ए ही आए, मतलब ट्रांसपोज से कोई फ़र्क ना पड़े, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये कैसे होगा देख ले आप खुद। फर्स्ट को मैं लिखता हूँ 1 2 2 4। इसका ट्रांसपोज आप कैसे लेंगे? ट्रांसपोज ऐसे लेंगे ना कि इसकी रो को कॉलम बना देंगे, इसकी रो को कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को भी कॉलम बना देंगे। तो इसका अगर हम वो बना भी दे, देख ले आप खुद, 1 2 2 4 इसका ये ट्रांसपोज आता है। आप लोग खुद करके देख लें तो ये दोनों एक जैसे आता है, इसलिए ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगला क्यू स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिकल कहते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज ले लें और रिजल्ट उसका ए नेगेटिव आ जाए, मतलब ए का अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए ए ट्रांसपोज लेने से, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप लोगों ने खुद देना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो फिर आप पूछ ले। ठीक है, मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप लोग पहले कोशिश कर ले कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है कि अगर उसका ट्रांसपोज ले ले तो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। अच्छा, ये तो हो गई सारी टाइप्स जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं अगला मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस का एडिशन भी हो सकते हैं। मैट्रिसेस एडिशन। एडिशन ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ करने को है नहीं। फर्ज करो ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ए प्लस बी क्या होगा इसका? ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 और 4 प्लस 8। ये इसका एडिशन हो गया, यही एडिशन है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन क्या होगा इसका? यही है कि वही चीज़ है ये। ठीक है, ए माइनस बी। अगर एक ए आप लोगों ने ये खुद करना है। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स से मैंने लिख लिया ना पिछले पेज पर, जो वही लिखे है उसका अपने माइनस करना है, फिर देखते हैं क्या आता है। ये आसान सा चीज़ है, करने को है नहीं, बस आप लोग कर ले। अगर समझ नहीं आता फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ नंबर।
एज अ नंबर। फर्ज करो ए मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाई ए, इसका क्या होगा? 5a, 5b, 5c, 5d। ये भी सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। वो बल्कि हो गया, मैंने कर लिया। ये मल्टीप्लाई इसी तरह होते हैं। उसके बाद कुछ लाज आते हैं। लास्ट से क्या मुराद है? लास्ट से नंबर 1 आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा? ये क्या कहते हैं? अगर दो मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, ए और बी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। ऑर्डर से तो आप लोग को पता है ना कि ऑर्डर क्या होता है, मतलब रोज और कॉलम्स जिसमें एक जितनी हो। तो अगर एक ए और बी दो सेट्स है और सेम ऑर्डर के हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसके लिए क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। एमसीक्यूज में अब आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कि अगर दो 4 ऑप्शन दिए हो, किस में से कौन सी दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर सकते हैं, तो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे होंगे वो फॉलो कर सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह फिर दूसरा इसका एसोसिएटिव लॉ भी हो सकता है। एसोसिएटिव लॉ सेम है लेकिन इसमें 3 सेट्स हैं एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये क्या कहते हैं? कि अगर ए बी और सी 3 सेट्स है और इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम, तो क्या होगा? ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ यही है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा अगर इनका ऑर्डर सेम हो। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स पहले चलो कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स। इनवर्स के लिए 2 कंडीशन है। इन बाकी लास्ट के लिए तो एक कंडीशन था ना। क्या कंडीशन था? कि बस इनका ऑर्डर सेम हो। लेकिन एडिटिव इनवर्स के लिए 2 कंडीशंस है कि एक तो ए और बी इनका ऑर्डर भी सेम हो, सेम ऑर्डर। और दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका सम 0 हो और बी प्लस ए ये भी 0 आता हो। अगर ये 0 आता हो और ऑर्डर सेम हो तो फिर क्या होगा? ए इज इक्वल टू माइनस बी, या क्या होगा? बी इज इक्वल टू माइनस ए। ये एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अगर फर्ज करो एक कोई भी मैट्रिक्स हो, ये जनरल है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0 मैट्रिक्स उसका आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे चलो देख लें। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। ये इसका इक्वेशन टाइप हो गया, ठीक है। बार आते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने क्या पढ़ा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर ना। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई करने हो तो क्या करना होगा। इसके लिए एक कंडीशन है, जिस तरह एडिशन के लिए एक कंडीशन था कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन है कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसका नंबर ऑफ़ रोज, ए वेक्टर की नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये इक्वल हो बी वेक्टर की नंबर ऑफ़ रोज की। अगर ये इक्वल हो नंबर ऑफ़ ए वेक्टर की नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर बी वेक्टर की नंबर ऑफ़ रोज, तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं एग्ज़ाम्पल चलो दे देता हूँ। ए वेक्टर है, फर्ज करो हमारे पास 1 2 3 दो कॉलम्स हो गए और 5 6, इसमें कितनी कॉलम्स है, दो। तो हमारे पास बी वेक्टर की रोज अब कितनी होनी चाहिए, बी वेक्टर की रोज हमारे पास दो ही होनी चाहिए, 2 और 3। ठीक हो गया। ए क्रॉस बी अब क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से, फिर नीचे वाला देख ले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 4 9 10 18, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह एडिशन के लाज थी इस तरह इसकी भी लाज है। इसमें सबसे पहला जो ला है ये एसोसिएटिव ला है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं कि अगर ए बी मल्टीप्लाई करो और सी बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, ए बी सी, ये सेम हो गया। ये ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ इसकी ये याद कर ले कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, यही आता है। बाकी इसमें इतना ख़ास एमसीक्यू नहीं बन सकता। दो वो है, दो फॉर्म्स है, किसी कोई भी फॉर्म हम लिख सकते हैं। जैसे ये देख ले ए बी प्लस सी, तो ये किसकी इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी। ये इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसका दूसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने एक ला छोड़ दिए, कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव ला क्या होगी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ताकि मैं देख लूँ कि आप लोग को आता है यानी। ये सेम ही है, बस इतना फ़र्क नहीं है इसमें। हमने पहले किया ना एडिशन के लिए जो कम्यूटेटिव लॉ किए, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर नहीं आता तो फिर मैं करवा दूँगा। ठीक है, आप पूछ सकते हो। कवर लॉ है वो आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा अक्सर स्टूडेंट्स को आता भी नहीं है और आता भी है पेपर में। लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। लॉ ऑफ ट्रांसपोज क्या है, ये कहते हैं कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और तो ए वेक्टर का फ़र्ज़ करो ए ट्रांसपोज हो गया और बी वेक्टर का बी ट्रांसपोज हो गया, तो ये इसका इक्वेशन फिर ये
फॉलो होगा, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये कि इसका क्या मतलब है कि ए बी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट जो आएगा ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लेंगे। जो रिजल्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। वो किसकी इक्वल होगा? अगर बी ट्रांसपोज को पहले ले लेंगे और ए ट्रांसपोज पहले ले लेंगे और फिर उन दोनों ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी इक्वल आएगा। ये ला है लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अब आगे देख ले, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? फर्ज करो हमारे पास ये एक 2 3 4 और 5। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। फर्ज करो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, ये देख ले। और डिटर्मिनेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ए को इस तरह लिख लेंगे, इसको इस तरह दो लाइनों में बंद कर देंगे। ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में माइनस होगा, ठीक है। इससे जो रिजल्ट आएगा वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। 2 5 10 और -12, तो इसका -2 डिटर्मिनेंट हो गया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? -2, ठीक है। दूसरा एक वो है, ये डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है कि सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर फर्ज करो एक ए मैट्रिक्स है और ए डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बाद आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हम लेंगे? फर्ज करो ये एक ए मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। इसका हमने एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डी और जे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये सिंपल है, इस डी को हम यहाँ लेके आ जाएंगे और ए को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, सी को यहाँ पर लेके आ जाएंगे और बी को यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ भी करना है, इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, -1, तो ये -b और -c आ जाएगा। इसका क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और आप लोगों ने और ख़ुद एग्जांपल थोड़े से वो करने हैं, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स लिखना है और इसका एडजॉइंट देना है। इसी तरह फिर एक मैट्रिक्स लिखना है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप पूछ सकते हो, लेकिन आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी अभी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह लेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए एक कंडीशन ये है कि दोनों नॉन ज़ीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। ये एक कंडीशन हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। और तो इसका और दूसरा कंडीशन क्या है? ए बी इक्वल टू बी है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो भी करता हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो भी करते हो। और इसका जो कम्यूटेटिव लॉ का रिजल्ट हो 1 हो, मतलब ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उससे 1 आता है तो उसके बाद क्या होगा? बी सेट जो होगा, बी मैट्रिक्स, ये इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई? देख ले, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो
और ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें, उससे रिजल्ट क्या है 1। तो फिर हम क्या समझेंगे कि बी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का। के बाद एमसीक्यूज आ सकता है कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो है, जैसे इक्वेशन इस तरह होते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और डी एक्स प्लस जी एक्स ओ जी वाई इज इक्वल टू ई। इस तरह इक्वेशंस होते हैं ना, कुछ भी इक्वेशन हो, सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हो, ये हम कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? ये दो मेथड है जो जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। उन मेथड्स के नाम क्या है? और उनमें से कुछ नहीं आ सकता क्योंकि वो लंबे वो है, इसमें एमसीक्यूज नहीं आ सकते, इसमें से एमसीक्यूज नहीं आ सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरे में कौन सा मेथड है जिससे हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? उसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स क्रेमर्स रूल। एक ये और एक ये दो मेथड्स है जिससे हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। ये सारा मैंने आप लोग का मैट्रिक्स में के बारे में सब कुछ बता दिया। मैट्रिक्स से यही टाइप्स याद कर ले। टाइप्स ज़रूरी है कि ये कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कमोडिटी और रेसिड्यू लॉ के लिए कौन सा कंडीशन है, और किस तरह अगर मैट्रिक्स हो तो लॉस को फॉलो करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, कमोडिटी लॉ हो गया, ये इसके लिए क्या कंडीशंस है। और आखिर में यही याद रखना है कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल्स के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स में और इंशाल्लाह कुछ नहीं आ सकता, सब कुछ कवर हो गया आपका। बस ये लेक्चर देख ले, और बाकी जो चीज़ें है वर्बल रीजनिंग है, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, ये हम सारा इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका EGC का जो मैथ्स का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।